हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेट्स। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सेट्स क्या होते हैं। हमने लॉज ऑफ सेट्स पढ़ लिए थे और हमने ये देख लिया था कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व आएंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा सेट्स के, जिसको देखकर आपको आइडिया लगेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेकर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और आप उन्हें पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि सेट्स के क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी और फंक्शन के साथ मिलकर मिलेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के क्वेश्चन ही ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी यूज होता है, तो वहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे, सॉल्व करेंगे सेट से रिलेटेड, और वो डिपेंड होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। तो आप देखिए, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 है, या फिर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि x एंड y आर टू सेट्स सच दैट number of element in x equals to 17 and number of element in set y equals to 23। यहां पर हमें x और y दो सेट्स दे रखे हैं और ऐसे दे रखे हैं कि x में नंबर ऑफ एलिमेंट 17 है और y सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 23 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल्स टू 38। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो आप देखेंगे यहां पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x एंड y आर टू सेट्स और सच दैट इस तरीके से है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इक्वल्स टू 23। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y ये हमें 38 दे रखा है और हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा बच्चों, फॉर्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर यूनियन हमें निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b, तो हमने क्या बनाया था, यही बनाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, यही था। अब देखिए यहां पर आपके पास x यूनियन y की वैल्यू दे रखी 38, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x दे रखा है 17 और y में दे रखा है 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। अब हमें ये निकालना है, इसको हम इधर ले आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ये कितना हो गया आपका 40 माइनस 38, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी x इंटरसेक्शन y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 है। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन बच्चों, क्लियर हो गया। अब आपको यहां पे क्या याद रखना था, ये फॉर्मूला याद रखना था। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उनको लर्न करना है। अब मान लीजिए कोई अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि हम फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, तो वेन डायग्राम से आप फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपको करना पड़ता किससे, वेन डायग्राम से। अगर यही क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना पड़ता तो आप कैसे करते, देखिए आप एक वेन डायग्राम बनाते, ये सेट x हो गया और ये सेट y हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x कितना दे रखा है, 17 लिख लिया आपने। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y कितना दे रखा है 23, और इन दोनों के यूनियन में कितना है बताइए 38। अब यानी इन दोनों की जो मिलकर है वो 38 है। ये पूरा अगर मैं शेड कर दूं तो ये कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। आप देखेंगे 17 और 23 कितना हो गया 40, लेकिन मिलके आ कितना आ रहा था 38, यानी कितना कम आ रहा था 2। अब 2 कम आ रहा था, इसका मतलब है कि 2 जो था वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, यही तो हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 था, तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 38 कर देंगे, तो कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। ये आप सबको समझ में आ गया ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चंस को हम चाहे तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, अगर कंपटीशन में आएगा तो आप वेन डायग्राम का यूज करिएगा, और अगर आपके होम एग्जामिनेशन में आ रहा है तो आप लिखकर यूज करिएगा, क्योंकि वहां पे स्टेप मार्किंग होगी। कर आप वहां पर भी वेन डायग्राम दे सकते हैं, पर वेन डायग्राम में आप एक एक चीज क्लियर मेंशन करके आइएगा। अलग अलग वेन डायग्राम बनाइए, पहले एक्स के लिए, फिर वाई के लिए, एक्स यूनियन वाई के लिए, तो इंटरसेक्शन अपने आप निकल कर आएगा, वहां भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मान लीजिए हमें दिया हुआ इन अ ग्रुप ऑफ 550 in a group of 800 people. In a group of 800 people, 550 pupils speaks English. 550 people speak क्या करते हैं? English, and 450 people स्पीक हिंदी। ठीक है, हमें दिया है ना ग्रुप ऑफ 800 पीपल्स, 550 पीपल्स स्पीक इंग्लिश एंड 450 पीपल स्पीक हिंदी। हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? 800। अब 800 पीपल है तो भाषा तो बोलते ही हैं, यानी हम ये मान लेते हैं कि इंग्लिश को हम ई मान लेते हैं। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? 550, और हिंदी के हम मान लेते हैं, हिंदी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो इंग्लिश को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ई से, और हिंदी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एस से। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश वो कितना हो गया? 550। नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी वो कितना हो गया आपका? 450। अब 800 पीपल्स पे अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो E यूनियन H कितना हो गया? 800। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो दोनों बोल रहे हो, यानी E इंटरसेक्शन H। तो सेम फॉर्मूला लगेगा जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E यूनियन H इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन H माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन H। ये लग जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन E यूनियन H 800 दे रखा था, E वाला 550 दे रखा था, ये वाला 450 दे रखा था हिंदी वाला, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन H। इसको इधर ले आएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन H हो जाएगा 550 प्लस 450 माइनस 800। ये आपका हो गया 1000 माइनस 800 यानी 200। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि इंटरसेक्शन लग रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है, तो वो हिंदी भी बोल सकते हैं और वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? 200 लोग हो जाएंगे। ये बात आप सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया बच्चों? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमने मान लिया कि क्वेश्चन हमें दे रखा है आउट ऑफ 500 कार ओनर्स investigated 400 owned Maruti car and 200 owned Hyundai car and 50 owned both Maruti and Hyundai. Is this data correct? सॉल्यूशन देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा है
कि एक सर्वे हुआ और उसमें 500 कार ओनर्स पे इन्वेस्टिगेट किया गया। 500 कार ओनर्स में से 400 कार ओनर्स मारुति की गाड़ी खरीदते हैं, 200 कार ओनर्स हुंडई की गाड़ी खरीदते हैं और 50 दोनों खरीदते हैं मारुति और हुंडई। अब वो ये पूछ रहा है क्या ये डाटा करेक्ट है, क्या ये डाटा करेक्ट है। अब 500 कार ओनर्स पर अगर इन्वेस्टिगेट हुआ है तो 500 के 500 जो कार ओनर्स हैं वो यू बन जाएंगे। तो लेट नंबर ऑफ मारुति कार ओनर्स, इसको हम एम से दिखा रहे हैं, कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ हुंडई कार ओनर्स, एच से हम दिखा रहे हैं 200। 50 ओन्ड बोथ कार्स, मारुति इंटरसेक्शन हुंडई 50। अब हमने यहां पर निकाला मारुति यूनियन हुंडई, टोटल कार ओनर्स कितने हुए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन एच। ये आ गया आपका 550। अब आप देखेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ कार ओनर्स कितने आ गए 550। इन्वेस्टिगेट कितने पे करा था आपने 500 पर। तो यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू कितना था 500। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनियन यू से बड़ा हो जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन एच किससे बड़ा हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, विच इज नॉट पॉसिबल। सो डाटा इज इनकरेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे कि हमें एक डाटा दिया जाएगा, वो पूछेगा कि ये डाटा सही है या गलत है। तो आपको करना क्या है, उस डाटा को सॉल्व करके देखना है। अगर वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो कंडीशन होती है, अब जैसे यहां पर क्या कंडीशन थी, इसमें कोई नई कंडीशन नहीं थी। हमने क्या करा, हमें मारुति के ओनर दे रखे थे, उसको हमने एम मान लिया। हमें हुंडई के कार ओनर्स दे रखे थे, हमने उसको एच मान लिया। दोनों को हमने इंटरसेक्शन कर लिया। अब हमने यूनियन निकाला, यूनियन कितना आ गया 550। कार ओनर्स टोटल निकलकर कितने आ गए 550, लेकिन हमने सर्वे कितने पे करा था 500 पे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम सर्वे 500 पे करो, रिजल्ट हमें 550 का मिल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो डाटा हमें मिला है वो डाटा कैसा है, गलत है। तो हमने लिख दिया कि यहां पर जो यूनियन हो रहा था वो यूनिवर्सल से ज्यादा जा रहा था। यूनिवर्सल से ज्यादा तो कभी जा ही नहीं सकता, इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल। सो डाटा इज इनकरेक्ट। इस केस में डाटा जो हो गया आपका वो कैसा हो गया, गलत हो गया। यानी ये जो डाटा की फिगर हमें मिली है ये सही नहीं है, ये गलत है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, आप ध्यान रखिएगा। आपको ये भी देखते हुए चलना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है वो क्वेश्चन पॉसिबल भी है या नहीं है। डायरेक्ट आंसर मत लिखिए आइएगा। अगर मान लीजिए वो यहां पे पूछता कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ एम यूनियन एच में, तो बहुत सारे लोग 550 आंसर दे आते हैं, जो बिल्कुल गलत होता। क्यों होता? क्योंकि टोटली जब 500 है तो 550 का आंसर कैसे आ सकता है। तो ऑप्शन जब दिए जाएंगे तो उसमें 550 भी एक ऑप्शन होगा और फिर नीचे एक लिखा होगा डाटा इज इनकरेक्ट ऑप्शन में। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, 550 पे टिक नहीं लगाना है। आप ये बात ध्यान रखिएगा और वहां पे ये देखिएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल भी हो रहा है या नहीं हो रहा कि 500 पे अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो 550 कार ओनर्स कैसे आ सकते हैं, गलत है, यानी डाटा इज इनकरेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। हर तरीके का मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जैसा कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मैं उसी में से हर टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया है अ मार्केट ग्रुप conducted a survey of
2000 consumers. A market group conducted a survey of 2000 consumers and reported that 1720 consumers liked product P1 and 1450 consumers liked product P2. अ मार्केट ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे, एक मार्केट ग्रुप है उसने सर्वे कंडक्ट किया 2000 कंज्यूमर्स पर. उसने ये देखा कि प्रोडक्ट 1 को 1720 कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं और प्रोडक्ट P2 को 1450 कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं. ठीक. अब इसके बाद वो पूछना चाह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स that must have liked both the products. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, आप देखिए ध्यान से. वो ये कह रहा है कि एक मार्केट सर्वे हुआ और कितने कंज्यूमर्स पर हुआ 2000 पर. इसके बाद उसने बोला कि प्रोडक्ट P1 को 1720 कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं और प्रोडक्ट P2 को 1450 कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं. अब इसके बाद वो बोल रहा है कि कम से कम कितने कंज्यूमर ऐसे होने चाहिए जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करें. यानी कम से कम कितने कंज्यूमर्स ऐसे होने चाहिए जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करें जिससे हमारा जो डाटा है वो वैलिड रहे. ठीक है. अब देखिए, अब हमने मान लिया कि टोटल कितने कंज्यूमर पर हुआ है 2000 पर. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू कितना हो गया 2000. अब प्रोडक्ट P1 को लाइक करने, लाइक प्रोडक्ट P1, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमने P1 दिया तो ये कितना हो जाएगा 1720. लाइक प्रोडक्ट P2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P2 कितना हो जाएगा 1450. इंटरसेक्शन हमें निकालना है. अब सबसे पहले हमने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट P1 यूनियन P2. तो हमें पता हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2. तो 1720 प्लस 1450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2. तो ये 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2. अब हमें पता है कि प्रोडक्ट P1 और P2 को लाइक करने वाले कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकते, U से ज्यादा नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि हम यहां पे सर्वे ही कितने लोगों पे कर रहे हैं, हम सर्वे ही 2000 पीपल्स पर कर रहे हैं. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इनका यूनियन जो है वो यूनिवर्सल से भी ज्यादा चला जाए? बताओ बच्चों, ऐसा तो होगा नहीं. यानी जो मिलाकर कंज्यूमर हमारे पास आएंगे वो यूनिवर्सल से तो कम होंगे. बोलो. तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो नंबर ऑफ पीपल P1 यूनियन P2 लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन. यानी 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2 लेस देन इक्वल्स टू 2000. ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1170 नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2. इसका मतलब आपके पास ये आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2 हमेशा किससे बड़ा होगा 1170 से. तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए जो दोनों को लाइक कर रहे हो प्रोडक्ट को, वो होने चाहिए 1170. ये बात आपको समझ में आ गई. यानी वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P1 एंड P2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1170. तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 1170. कम से कम इतने तो होने चाहिए, ज्यादा के लिए आप बढ़ा सकते हैं. अब ज्यादा के लिए मान लीजिए वो पूछ लेता आपसे कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है. तो अगर हम कॉमन पार्ट ले रहे हैं तो कॉमन पार्ट का मतलब है उतने लोग P1 में भी होने चाहिए, उतने लोग P2 में भी होने चाहिए, तभी तो वो कॉमन होंगे. तो P1 और P2 में से छोटा कौन सा है P2. यानी ज्यादा से ज्यादा वो कितने हो सकते हैं 1450.
क्योंकि 1450 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। मान लीजिए आपने बोल दिया 1500, तो फिर डाटा इनकरेक्ट हो जाएगा। जब P2 को कुल 1450 पीपल लाइक कर रहे हैं तो दोनों को 1500 कैसे कर लेंगे? बात आपकी समझ में आ रही है? तो कम से कम की वैल्यू लिस्ट कितनी हो जाती? 1170। अब मान लीजिए वो पूछ लेता कि मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती जो P1 और P2 में से छोटा वाला है। तो छोटा वाला कौन सा है? 1450। तो मैक्सिमम क्या हो जाती? 1450। इतनी बात बच्चों आप सबको समझ में आ गई? बताइए, P1 और P2 दोनों निकालने आ गए आपको? यहां पर ये पता लग गया आपको कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। मिनिमम तो यहां से निकल गई और मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो आप P1 और P2 दोनों ले लीजिए। मान लीजिए P1 को इन्होंने दिखाया कि 1720 लाई कर रहे हैं और P2 को 1450 लाई कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन ही तो लेंगे, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट ही तो लेंगे। तो P1 में 1720 एलिमेंट है, P2 में 1450 है। तो अगर उनका कॉमन हम देखेंगे तो कॉमन कितने एलिमेंट आएंगे? जो कम होंगे, यानी 1450 से ज्यादा तो कॉमन आ ही नहीं सकते ना, P2 खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1450। ये इतनी बात क्लियर हो गई आपको बच्चों? समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के, इसलिए मैंने आपको कराया है। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में इस टाइप के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ सर्वे शोज डेट 63% अमेरिकन्स लाइक चीज एंड 76% Americans like apples. If X% of Americans like both cheese and apples, find the value of x। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्वे हुआ अमेरिकन्स पर। सर्वे में जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 63% अमेरिकन जो हैं वो चीज को लाइक करते हैं, 76% जो हैं अमेरिकन्स वो एप्पल्स को लाइक करते हैं, और जो X% अमेरिकन्स हैं वो दोनों को लाइक करते हैं, यानी चीज को भी और एप्पल्स को भी। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि X की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। अब कहां से कहां तक वेरी करेगी, इसका मतलब है कि X की हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। देखिए अब जब परसेंटेज की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% अमेरिकन पर सर्वे हुआ होगा, क्योंकि परसेंटेज मैक्सिमम कितनी होती है? 100%। अब हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया अमेरिकन लाइक चीज, तो हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 63%। तो अगर हम टोटल 100 मान के चल रहे हैं तो हम 63 मान सकते हैं। फिर हमने लिखा अमेरिकन लाइक एप्पल्स 76%, हमने 76 मान लिया। नंबर ऑफ अमेरिकन्स लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, सी इंटरसेक्शन एक्स। अब हमने निकाला सी यूनियन ए, तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, यानी 63 प्लस 76 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया? 139 माइनस एक्स। अब आप देखेंगे यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हुआ कि आइदर लाइक चीज और आइदर लाइक एप्पल्स।
अब जब परसेंटेज की बात चल रही है और परसेंटेज यहां पर हमने मान लिया था 63, यानी अब 100% पे काम कर रहे थे, तो 100 का 63% हमने 63 मान लिया था और ये हमने 76 मान लिया था, यानी हमने यूनिवर्सल को कितना माना था, 100 माना था। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट यू में हम कितने एलिमेंट मान रहे थे, 100। अब यहां से आप देखेंगे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा सी यूनियन ए से। तो 100 बड़ा या बराबर रहेगा 139 माइनस एक्स से, एक्स इधर आ गया तो बड़ा रहेगा 39 से। तो यहां से आपके पास निकल कर आ गया कि एक्स की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, 39 से बड़ी होगी। ये तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। अब आपको मैक्सिमम निकालनी है कि एक्स ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो देखिए आप चीज पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 63, और एप्पल्स पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 76। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो चीज और एप्पल दोनों को पसंद करें। अगर हम 64 बोल देंगे तो हम देखेंगे कि चीज को पसंद करने वाले कितने थे, 63, तो 64 कैसे हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ऐसे निकालने जो दोनों में आए, मान लीजिए यहां पर 63 लोगों के नाम लिख रहे हैं, 63 पीपल्स के नाम लिख रहे हैं, यहां पर 76 पीपल्स के नाम लिख रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ऐसे पीपल निकालिए जो दोनों में आ रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने नाम निकाल सकते हैं, 63, क्योंकि इसमें है ही 63। मान लीजिए वो सारे के सारे भी इसमें आ जाएंगे तो ऊपर वाला खाली हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम कॉमन कैसे निकाल पाएंगे। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो कितनी जा सकती है, 63। तो x की वैल्यू वेरी करेगी आपकी 39 से लेकर कहां तक, 63 तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये मैक्सिमम कैसे आए, क्लियर हो गया आपको। तो मैक्सिमम निकालने का तरीका होता है कि हम जिन दो चीजों में मैक्सिमम देख रहे हैं उसमें हम छोटा वाला ले लें, क्योंकि उसके बाद तो छोटा वाला खत्म हो जाएगा ना, फिर तो बड़े वाले से ही आएगा, तो वो एक वाला ही आएगा, कॉमन कहां रह जाएगा, वो दोनों वाला कहां रह जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 39 से 63 तक वेरी करेगी। क्लियर हो गया बच्चों आपको, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो वही क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे वो क्वेश्चंस हो गए जो दो पर डिपेंड कर रहे थे, यानी हम यहां पर दो सेट लेके चल रहे थे। अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि दो सेट वाले क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था दो से ज्यादा सेट, 3 वाले क्वेश्चंस भी हमारे साथ आते हैं। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें 3 सेट होंगे, यानी 3 तरीके की वैल्यूज आपको मिलेंगी और उन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। हमें यहां पे क्वेश्चन दिया है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. ठीक है बच्चों, इसके बाद आएगा 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, while 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students. पहला ओनली मैथ, दूसरा ओनली फिजिक्स,
तीसरा ओनली केमिस्ट्री, चौथा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिफ्थ नन ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमने 25 स्टूडेंट्स पर सर्वे करा। अब 25 स्टूडेंट्स पर जब हमने सर्वे करा तो हमने फाइंड किया कि 15 लोगों ने मैथ ले रखी है। मैथ को हम एम से डिनोट करते हैं, तो मैथ वाले मैं आपको डायरेक्ट लिखता चलता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यू हम मान लेते हैं जितनों पे हमने सर्वे करा 25, मैथ को हम एम से दिखा रहे हैं तो 15, फिजिक्स को हम पी से दिखा रहे हैं तो 12, और केमिस्ट्री को हम सी से दिखा रहे हैं तो हमने लिख दिया 11। ठीक है बच्चों, इसके बाद आया मैथ और केमिस्ट्री, यानी मैथ इंटरसेक्शन सी कितना है 5, फिर मैथ इंटरसेक्शन पी ये कितना है 9, और फिर आया फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री है 4। इसके बाद आया तीनों सब्जेक्ट जो है वो 3 बच्चों ने ले रखे हैं, यानी पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, और ये 3। ये सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करिएगा। वेन डायग्राम से सॉल्व करना ही सबसे इजी माना जाता है, यानी आप इसे अगर वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो विद इन अ मिनट आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जितनी भी चीजें पूछी जा रही हैं आप उसका एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं विद अ सिंगल वेन डायग्राम। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यहां पर एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब वेन डायग्राम में यहां पर यू मान लिया, अब इसको एक तो मैथ का आपने बना लिया, एक आप ऊपर लिख दे रहा हूं मैथ का बना लिया, एक आपने ये फिजिक्स का बना लिया, और एक आपने ये केमिस्ट्री का बना लिया। अब आपको वैल्यू फिल करनी है। देखिए सबसे छोटे से चलिएगा, तीनों वाले कितने हैं 3, यानी ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास तीनों सब्जेक्ट है 3, तो तीनों वाला कॉलम यही तो आएगा बच्चों, तो ये 3 हो गया। देखिए आप तीनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है, यही तो है। अब ऊपर बढ़े तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं 4। अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स से केमिस्ट्री कॉमन इतना ही तो है, 3 तो यहां पर आ गए, टोटल 4 थे, तो कितना बच गया 1 यहां पर बच गया। अब देखिए मैथ और फिजिक्स में 9 है, मैथ और फिजिक्स में कॉमन पार्ट ये ओवरऑल 9 था, 3 यहां पर आ गया, तो ये कितना बच गया 6। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको उल्टा फिल करना है आपको। मैथ और केमिस्ट्री में 5 था, देखिए ये पूरा ब्लॉक 5 का था, 3 यहां पर आ गया, तो ये कितना बच गया 2। उल्टा फिल करिए। सबसे पहले तीनों वाला लीजिए, तीनों वाला 3 हो गया। अब आप देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 4 था, तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये और ये ब्लॉक था, ये टोटल मिला के 4 होना चाहिए, 3 इतने के अंदर आ गए, पूरा 4 होना चाहिए, तो ये कितना बच गया 1। इसी तरीके से मैथ और फिजिक्स आप देखेंगे 9 होना चाहिए था इतना ब्लॉक, 3 इसके अंदर आ गया, तो कितना बच गया 6। मैथ और केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो पूरा ब्लॉक 5 होना चाहिए था, 3 इसके अंदर आ गया, तो कितना बच गया 2। अब इसी तरीके से सी में कितने हैं 11। अब टोटल सी में कितने हैं 11, यानी सर्किल के अंदर कितने स्टूडेंट आने चाहिए 11, 2 और 3 5 और 1 6 आ गए, तो कितने बचे यहां पर 5। इसी तरीके से आप देखिए फिजिक्स में कितने आने चाहिए 12, 6 और 3 9 और 1 10 आ गए, तो यहां पे कितने बचे 2। अब आपने मैथ में निकालने 15, पूरे में 15 आने चाहिए, 6 और 3 9 और 2 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। अब ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आप एक बार यहां पे क्या करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन सी यूनियन पी निकाल लीजिए। उसके लिए जितनी भी डेट आ रही है उन सबको आप जोड़ दीजिए, तभी तो मिल जाएगा। तो देखिए 4 + 6 + 2, 4 + 6 + 2 + 2 + 3 + 1 और प्लस का 5, 10 12 14 15 16 17 18 और 5 23। एक बार और जोड़ लीजिए आप, देखिए 10 12 13 14 और 3 17 18 18 5 23। अब आप यहां पर आ जाइए, क्या क्या पूछा उसने। वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया। अब क्या क्या पूछा वहां पर आ जाइए, देखिए कितना इजीली आप इसे सॉल्व कर देंगे। यहां पे उसने पूछा ओनली मैथ। ओनली मैथ का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने, यानी इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ और मैथ वाला, तो ये कॉलम हो गया ना बच्चों। देखिए इतना सिर्फ और सिर्फ मैथ का तो यही हो गया ना, क्योंकि इसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री आ ही रही। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले कितने आ गए, ओनली मैथ वाले 4, आंसर आ गया 4। सिर्फ फिजिक्स, देखिए आप देखते ही आंसर बताएंगे, सिर्फ फिजिक्स ये वाला कॉलम कितने लोग आ गए इसमें 2। सिर्फ केमिस्ट्री 5। अब वो कह रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री पर मैथ नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये रही, 4 लोग हैं इसमें, 3 के पास मैथ भी, 1 के पास मैथ नहीं है, तो मैथ ना होने वाले कितने हो गए 1 हो गए।
नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। टोटल कितने थे 25, टोटल कितने थे 25, यूनियन में कितने निकाले 23, यानी 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट है, एक है, दो है या तीन है वो बात अलग है, यानी सब्जेक्ट तो हैं। ऐसे कितने बच गए इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, 25 माइनस 23 यानी कितने आ गए 2। तो देखा बच्चों आपने कितना इजीली हो गया। यानी ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे तो विद इन अ मिनट आप आंसर निकाल लेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको डाटा लिखना है, उल्टा वेन डायग्राम में पुट करना है और जो पूछा जा रहा है उसका आप आंसर दे सकते हैं। और आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर सारे आंसर्स आ गए, सारे आंसर करेक्ट आए होंगे, आपके एग्जैक्ट आए होंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। यानी जितना टाइम हमें क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उससे आधा टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के, डाटा लिखने में हमें जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन वेन डायग्राम बना के आंसर लिखने में नहीं लग रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो ये वो क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताया जो सेट से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा। तो आज यहां पर जो आपका सेट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। क्वेश्चंस मैंने हर टाइप के आपको करा दिए, हर थ्योरी को मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया। तो आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा और उन्हें देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।